नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार पुनः संविधान की इस अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संविधान के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आप में से अधिकांश लोगों को शायद पता चल गया होगा कि किस महान व्यक्तित्व के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम अपनी चर्चा को विधिवत आरंभ करें, आप सभी लोगों का मैं परिचय यहाँ करा देता हूँ। हमारे बीच में सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत रोहित सिंह लोधी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जितेंद्र सिंह लोधी, इंदौर से कल्पना कौशल, कासगंज से सुनील राजपूत, लोधी प्रेम राजपूत हाथरस से, आर के राज पन्ना से, राम सिंह लोधी जी, मुकेश लोधी ललितपुर से, लोधी गुरदीप सिंह राजपूत आगरा से, निक्की के लोधी एटा से, इंजीनियर शैलेंद्र लोधी टूंडला फिरोजाबाद से, सतीश लोधी उन्नाव से, दीनदयाल लाला हमारे छोटे भाई हमारे बीच में भिंड मध्य प्रदेश से, मनीराम लोधी जी आई थिंक हरदोई से, डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश से, सचिन राजपूत अतरौली अलीगढ़ से, सुमेर लोधी राजपूत भिंड मध्य प्रदेश, शिव मोहन लोधी जी, उसके अलावा संजय लिल्हारे लोधी, योगेश राजपूत एटा, यश प्रताप सिंह, अनूप कुमार वर्मा, नीरज राजपूत लोधी, अजीत लोवंशी, सुरजीत सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग योगेश, यशपाल सिंह राजपूत आगरा से, पंकज कुमार, सत्येंद्र कासगंज से हमारे बीच में, शिवशंकर राजपूत लखनऊ से, नरेश बाबू लोधी जी गुड मॉर्निंग नमस्कार, हरिओम लोधी एटा महाराणा से हमारे बीच में, राम सिंह लोधी जी पन्ना से गुड मॉर्निंग सुप्रभात, लोधी शैलेंद्र राजपूत नोएडा से, लोधी पुनीत राजपूत फरुखाबाद से, बीएस राजपूत साहब खंडाला से, अवनीश लोधी भिंड से, हरिमोहन राजपूत जी गुड मॉर्निंग इटावा भरतना से, रामकृष्ण राजपूत जो नेहा हमारी बिटिया है 7th में पढ़ती है और ये सेशन पूरा देखती है, दिव्यापुर औरैया से, लोधी रवि राजपूत। आप सभी लोगों का इस पर चर्चा में स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि आज की चर्चा में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। राजेंद्र नरवरिया, देवेंद्र पटेल, राम भवन लोधी अमेठी से, अंकुर वर्मा, शिवम राजपूत लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग, डॉक्टर मोनू राजपूत कासगंज से। नीरज राजपूत सीतापुर यूपी से, चलिए तो अभय सिंह जी हैं हमारे बीच में गुड़गांव राजस्थान से, पद्मेश जी हैं हमारे बीच में, पद्मेश लोधी जी, लोधी विपिन राजपूत, पंकज कुमार फरुखाबाद से, राहुल नागपुरे, अशोक लोधी जी तिरवा कन्नौज से, मुकेश लोधी जी मुकेश जी ने मैंने जो फेसबुक पर पोस्ट की थी उसको दोबारा शेयर किया है, तो मुकेश जी, आरबीएस लोधी जी ग्वालियर भिंड से, सुरजीत सिंह लोधी, ओम प्रकाश सिंगरौल जी सतना, लोधी विपिन राजपूत, हरिपाल सिंह लोधी आई थिंक पीलीभीत बरेली से, आयुष्मान लोधी, ओम शिव वर्मा अमापुर कासगंज से, देवेंद्र पटेल जी भिंड से, बंटी वर्मा ये हमारे विद्यार्थी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्वागत है बंटी, श्याम कुमार जी और पूनम राजपूत। चलिए तो आप सभी लोगों का स्वागत है और परिचर्चा में लगभग 56 लोग अब तक जुड़ चुके हैं। आज हम लोग ऐसे महान एक विचारक जिनकी आज जयंती है, जिनके लिए मैंने कुछ देर पहले पोस्ट की थी, उनके विचारों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके कार्यों की बात करेंगे और उसके बाद संविधान पर अपनी कथा आरंभ करेंगे। लोधी पुष्पेंद्र सिंह नीटू, आप ललितपुर से हैं, जोगेंद्र राजपूत, लोधी वीरपाल सिंह लक्ष्य के स्वयंसेवक फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, यश राजपूत जी, प्रियंका राजपूत, जोगेंद्र राजपूत गुड मॉर्निंग, सभी लोग आप कन्नौज से हैं,
आप सभी लोगों का इस परिचर्चा में स्वागत है। और अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है लाइव सेशन में जुड़ने वाले लोगों की। पहले हमारे साथ 50 लोग होते थे और अब जो है, हालांकि बहुत सारे लोग तो गेहूं की जो कटाई हो रही है उसमें बिजी हैं, नहीं तो ये संख्या 100-150 आराम से हो जाती। हरिचरण फौजी जी हमारे बीच राठ से, SS निषाद जी हैं हमारे बीच में टूंडला से, मनोज वर्मा हमारे बीच में हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि कई बार ये सारी चीज़ों को अगर हम शेयर करते हैं तो और दूसरे ग्रुप में पहुंचती हैं और दूसरे लोग भी इसको देख पाते हैं। हो सकता है जिसमें हम ना जुड़े हों, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अरे हरिबोल राजपूत जी, मुझे आपका जो है बार बार भरतना निकल जाता है। आप जसवंत नगर से, आपके हम घर भी गए हैं, मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है जसवंत नगर, लेकिन मुंह से भरतना निकल जाता है। चलिए कोई नहीं। हरिशंकर राजपूत जी, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक महान विचारक से। मुझे लगता है विचारक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं उन विचारक के बारे में। और मैं अगर आपको एक दो विचार अगर पढ़ के बता दूं तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी आज बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी शख्सियत भारतीय इतिहास की, खास करके आधुनिक भारत की बहुत बड़ी शख्सियत की आज हम लोग बात करेंगे, उनके विचारों की। और क्योंकि आज उनकी जयंती है तो उनकी जयंती पर हम लोग पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं, उन्हें शत-शत नमन करते हैं। और उनका योगदान भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज हम लोग उनके विचारों से शुरुआत करेंगे और क्योंकि उनका जन्म दिवस है तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो हमारी चर्चा की शुरुआत आज होने वाली है महात्मा ज्योतिराव फुले, जो 19वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। आज हम उनके विचारों से आरंभ करेंगे और उनके जीवन दर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक विचार दिया था, भारत में राष्ट्रीयता का विकास तब तक नहीं हो सकता, भारत में राष्ट्रीयता का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों में जातीय बंधन रहेंगे। यानी भारत में जाति अपने आप में सामाजिक समरसता के लिए, समाज को जोड़ने के लिए और राष्ट्रीयता के विकास में अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और ज्योतिबा फुले जैसे विचारकों ने इस पर काफ़ी तार्किक ढंग से अपनी बातें की थी। ओके ओके ओके। सो अब मुझे लगता है आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। बीच में थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत थी। क्लियर? तो जातीय आधारित जो भेदभाव था, जातीय आधारित जो शोषण होता था, उसको लेकर के ज्योतिबा फुले बहुत मुखर थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसके विकास में ये सबसे बड़ी समस्या रही है। आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप से कहने के लिए तो हम सब लोग राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कभी किसी सामान की कमी पड़ जाती है तो लोग उसकी होल्डिंग शुरू कर देते हैं, ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। ये उदाहरण आप लोग आए दिन अक्सर टीवी पर देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे। कभी कभार आपने देखा है कि कुछ विशेष शिक्षण संस्थानों में पहले इस आधार पर, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो जाता था। कई बार लोगों को एजुकेशन से दूर रखा जाता था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो जाति के आधार पर राष्ट्रीयता को विकसित करने में एक रोड़ा बनती थी। और उसके बारे में बड़े स्पष्ट और बड़े मुखर तरीके से ज्योतिबा फुले साहब ने अपनी बात रखी थी। और वो आपने महसूस भी किया होगा कि अगर हर भारतीय के अंदर भारतीयता ना आए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। और ब्लैक मार्केटिंग और ये सब चीज़ें इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहाँ एक समय एक पूरा देश राष्ट्रीय संकट से जूझ रहा है, वहाँ कुछ लोग मुनाफाखोरी, मुफ्तखोरी, जमाखोरी जैसे काम भी कर ले जाते हैं। तो जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जुड़ करके कमज़ोर पड़ती है। एक और उनका विचार था, स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है, कभी वो जाति के रूप में आता है, कभी धर्म के रूप में आता है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो ज्योतिबा फुले के स्टेटमेंट हैं कि कुछ लोग जाति का स्वार्थ लेकर के समाज में समस्याएं खड़ी करते हैं, कुछ लोग धर्म का नाम लेकर के समाज में अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, और इसी कारण समग्र रूप से समाज का विकास नहीं होता। ये ज्योतिबा फुले साहब ने कही थी। एक और उन्होंने जो बात कही थी, जो अक्सर मैं भी कहा, कई बार लोग ये पूछते हैं
कि सर ये पाखंड क्या है। और ख़ास करके हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पुजारी और धर्म आदि कार्यों में लगे रहे, मतलब धार्मिक लोग हैं, अपना समाज धार्मिक है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। धार्मिक होना कोई कहीं से बुरा नहीं है। धार्मिक होना व्यक्ति के आचरण को सुधारने का एक अच्छा रास्ता है, लेकिन पाखंडी होना, अंधविश्वासी होना बड़ा खतरनाक है। तो कई बार क्या है, अशिक्षा के कारण मैंने ये देखा है कि लोग धर्म को और पाखंड को एक ही मान लेते हैं। और जब मैं कहता हूँ समाज में पाखंडों की समाप्ति होना चाहिए, तो हमारे पूजा पाठ करने वाले हमारे समाज के लोगों को लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। धर्म कार्य करना, अपने कमरे में अपने घर के एकांत में पूजा पाठ करना, ये सब व्यक्ति का अपना अपना उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए आवश्यक है, वो उसको करना चाहिए। पाखंडों का मतलब ये होता है कि जहाँ जिन चीज़ों का कोई रिलेवेंस नहीं है और हम अपने पतन के लिए, अपने समाज के पतन के लिए अगर ऐसी क्रियाओं में लिप्त होते हैं, तो वो पाखंड है, वो हिपोक्रेसी है। और मैं हमेशा उसी पाखंड, उसी अंधविश्वास, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई, कोई बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं जाता है, तो ये अपने आप में पाखंड है, ये अंधविश्वास है। चाहे कोई इसको स्वीकार ना करे, लेकिन दुनिया इसको स्वीकार करेगी जो पढ़े लिखे संवर्ग हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ही हम लोग समाज से हटाना चाहते हैं कि समाज में जहाँ जहाँ रूढ़िवादिता है, जहाँ जहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं। अब जैसे छुआछूत अपने आप में क्या है, अमानवीय कार्य है। अगर कोई इसको करता है तो हो सकता है कोई कहे कि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। हम किसी तरह के छुआछूत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी छुआछूत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा अपना सिद्धांत है और ये मानवता पर आधारित सिद्धांत है, हमारे हिसाब से यही धर्म है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं और समाज में कुछ लोग जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो पाखंडों की, अंधविश्वासों की, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध जो मुहिम है उसको अपने पूजा पाठ, अपने धर्म से जोड़ करके ये सोचते हैं कि हम उनके विरोधी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म के बारे में संविधान के अनुच्छेद और तमाम अध्यात्म के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। आप अपने अंतःकरण के अनुसार कुछ भी मानिए और आप अपने घर में जो भी करते हैं वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपके अंदर उससे सकारात्मक चेतना का विकास होता है, उससे अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है, मानव कल्याण की भावना का विकास होता है, तो वो आपको कार्य करने चाहिए। तो जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं अक्सर यही कहता हूँ, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये पाखंड क्या है, तो मैं कहता हूँ लोगों से कि भक्त और भगवान के बीच में अगर कोई तीसरा आदमी बिचौलिए का काम करता है, वो अगर आपको कहता है कि ये भगवान है, ऐसे पूजा करो, ये चढ़ावा दो, वही पाखंड है। और हम लोग स्पष्ट रूप से इसी पाखंड के विरुद्ध हैं। ईश्वर अगर सर्वव्यापी है, ईश्वर अगर सभी को मिल सकता है, तो उस ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार मुझे भी है, मेरे पिताजी को भी है, मेरे भाई को भी है। लेकिन मेरे पिताजी को, मेरे भाई को कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जानता हूँ ईश्वर के बारे में और तुम ये क्रियाकर्म करो, ये तुम कर्मकांड करो, ये तुम पूजा करो, ये तुम चढ़ावा लेके आओ, ये तुम मुझे दान दो, तब मैं ईश्वर के बारे में बताऊँगा, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हमारे अनुसार ये पाखंड है और ऐसे घोर पाखंड की समाज से समाप्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है अधिकांश लोगों को, जिनको पाखंडों को लेकर के परिभाषा स्पष्ट नहीं है, वो आप समझ गए होंगे कि भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं अपने अंतःकरण से मानता हूँ तो वो ईश्वर मेरी भी बात सुनेगा, किसी गरीब की भी बात सुनेगा, किसी कमज़ोर लाचार की भी बात सुनेगा और किसी बहुत अमीर और पढ़े लिखे की बात सुनेगा। लेकिन अगर बीच में, मतलब बिचौलिए का काम क्या है, कमीशन खाना। बिचौलिए जो होते हैं वो कमीशन खोर लोगों का काम क्या है, कमीशन खाना, मुनाफाखोरी करना, पैसे कमाना। उनके माध्यम से ये सब चीज़ें हम लोगों को थोड़ा ही करनी है। और कम से कम अपने समाज के लोगों से तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो इनको समझें। अगर हम लोग कोई बात कहते हैं तो वो हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम इतना जानते हैं कि हमारा अपना एक प्रोटोकॉल है, संविधान के दायरे में रह कर के हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जिस जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन जिम्मेदार पदों पर बैठ करके हम कोई असत्य बात नहीं कह सकते, कोई अप्रामाणिक बात नहीं कह सकते। हम वही बात कहेंगे जो विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है, जो प्रमाणिक है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो ऐतिहासिक है। हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी प्रवचन करने वाले बाबा की तरह कुछ भी बोल देंगे या एक आम इंसान की तरह। हमारे अपने दायित्व भी हैं, हम संविधान की शपथ लेते हैं, हमारे प्रति हम लोगों के बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो हम इस तरह की बातें नहीं कह सकते। तो सभी लोगों को जो समाज में हमारी बातों को सुनते हैं, उनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं।
हम अगर कुछ भी कहेंगे तो संविधान के दायरे में वही कहेंगे जो संविधान सम्मत होगा, मानव हित के लिए होगा। हाँ, तर्क की व्याख्या करने में खास करके मैं काफ़ी आगे तक चला जाता हूँ ताकि लोगों को वो चीज़ें स्पष्ट हों। और हमारे समाज में कुछ लोगों को जो गलत अवधारणाएं हो गई हैं, वो मुझे लगता है आज बहुत सारी अवधारणाएं लोगों की स्पष्ट हो गई होंगी कि हमारी अपनी सोच क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहे जीवन की है, चाहे धार्मिक है, चाहे संस्कृति की है, वो संविधान ने हमको दिया है। मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ और वो सभी लोगों को अपने अनुसार करनी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग को, जागरूक वर्ग को कभी भी समाज में अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, इन सब चीज़ों को पनपने नहीं देना चाहिए। और यदि हैं तो उनको हटाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, ये आपका संविधान के प्रति कर्तव्य है। अगर आप संविधान में मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करनी है और साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना है, सामाजिक दृष्टिकोण का आपको विकास करना है। जैसा कि रोहित ने कहा कि कई जगह वीआईपी दर्शन होते हैं। ये वीआईपी दर्शन की कल्चर क्या है? अगर वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो सक्षम है, जो पैसे वाला है, जो बड़े पद पर है, वो अपने रसूख का प्रयोग करके दर्शन कर लेगा, और जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो तो दर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान उस गरीब को नहीं मिल सकते, और कभी भी ईश्वर ऐसी शक्ति नहीं हो सकता जो अपने बनाए लोगों के बीच में भेदभाव करे, हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दर्शन करवाने की, जो वीआईपी दर्शन करवाने का जो ट्रेंड है, ये मैं मानता हूँ धार्मिक है ही नहीं। अब कई लोग इसको धार्मिक कह सकते हैं, मेरे अनुसार ये पूरी तरीके से धार्मिक नहीं है, और यही से वो सारी समस्या शुरू होती है जिसकी हम चीज़ें करते हैं। कुछ लोगों को सेशन नहीं मिल पा रहा है नेट की दिक्कत के कारण से, कोई बात नहीं। तो ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत में समाज सुधारों के, खास करके जिसको हम लोग बोलते हैं आम लोगों के समाज सुधार के, एक सबसे बड़े नाम है, जिसमें चाहे दलित समाज हो, जिसको हम लोग SC ST जो समाज कहते हैं, या स्त्रियां, महिलाएं हों, उनके सुधार के लिए सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं ज्योतिबा महात्मा फुले। उनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था, और आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया और महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो महिलाओं को पढ़ाती थी, वो शिक्षिका थी। इस ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनको भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। तो उन्होंने स्त्रियों के लिए स्कूल खोले, और उसके अलावा उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव, इनके खिलाफ बहुत मुहिम चलाई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कई सारी किताबों की रचना की, और उन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन जो स्थितियां थी उन समस्याओं को, उन चिंताओं को जाहिर किया, और वो उन्होंने समाज के सामने तार्किक रूप से रखा। लोधी शैलेंद्र राजपूत हमारे बीच में, शैलेंद्र का आज बर्थडे है। शैलेंद्र, पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला और महिलाओं के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। उन्होंने कहा, अच्छा एक और चीज़ है, महात्मा ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों के बिना अपनी शादी की थी, और इस शादी को चैलेंज किया गया, ब्राह्मण समाज द्वारा इसको चैलेंज किया गया कि ये शादी अधार्मिक है। तो ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्योतिबा फुले के पक्ष में निर्णय दिया कि यह शादी पूरी तरीके से धर्म सम्मत है और वैध है। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों के बिना पुरोहित के विवाह किया था। एक तरीके से समाज में जो कुछ विशेषाधिकार था लोगों को, उसको तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, और उसी के सिलसिले में उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जो समाज में भेदभाव उन्होंने देखा था। भेदभाव किस रूप में था? सबसे बड़ा जो भेदभाव का आधार था वो जाति आधारित। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ये जाति व्यवस्था में बंध गया था, और जाति व्यवस्था में बहुत तरह के भेदभाव विद्यमान थे। और मॉडर्न इंडिया का जो बड़ा इतिहास है, चाहे वो छत्रपति शाहू जी महाराज हों, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो स्वामी ब्रह्मानंद हों, तमाम लोग इस जाति आधारित शोषण की व्यवस्था के खिलाफ ही आंदोलन करते रहे हैं। भारत में बड़े स्तर पर मॉडर्न इंडिया में जो मूवमेंट
चले हैं वो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, उसके खिलाफ चले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष इन लोगों का रहा होगा। और उस समय जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज्योतिबा फुले बेसिकली माली समाज से थे, जो लोग फूलों का काम करते हैं ना, उस समाज के रहने वाले थे। इसलिए ज्योतिबा फुले का नाम जो फुले है ना, वो फूल से संबंधित है। उनके परिवार में फूलों का काम किया जाता था, माली समाज से थे वो। और उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। गुलामगिरी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही तार्किक और सटीक ढंग से जाति व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, उस किताब को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। गुलामगिरी बहुत पतली सी किताब है, एक दिन में पढ़ जाएगी। गुलामगिरी में बहुत ही सटीक तरीके से ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी है और जाति के आधार पर होने वाले शोषण के खिलाफ उन्होंने उसमें अपनी बात रखी है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण किताबें थीं उनकी। तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी थी। और किसान का कोड़ा, किसानों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। और एक किताब उन्होंने अछूतों के ऊपर लिखी थी, अछूतों की कैफियत। तो ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की। और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। और वो सत्यशोधक समाज का काम यही था कि समाज में जो निचले तबके के दलित दबे कुचले लोग हैं, महिलाएं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये उसका कार्य था। गुलामगिरी जो किताब और किसान का कोड़ा किताब है, मैं कोशिश करूंगा कि PDF में अगर अवेलेबल हो जाती हैं सॉफ्ट कॉपी तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। वैसे ये जो किताबें हैं, गुलामगिरी बहुत छोटी सी पतली किताब है और हालांकि बहुत आसानी से नहीं मिलेगी आपको, ये किताब बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। मेरे पास ये किताब रखी हुई है गुलामगिरी। अभी तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं एक दिन इस किताब को पूरा इसके फ़ोटो लेकर के और इसको PDF कन्वर्ट करके सॉफ्ट में बना दूँगा। जिनके पास, अगर किसी के पास सॉफ्ट में है तो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर कर दिए, जिसको पढ़नी है। आप ऐसी किताबों को पढ़िए। जैसे गुलामगिरी को पढ़ने से आपको बहुत ज्ञान बढ़ेगा, तर्क शक्ति विकसित होगी। एक्चुअली क्या होता है कि यथार्थ और सत्य नहीं मालूम हम लोगों को जो हमारा जो नॉलेज है, जैसे अगर आपके हाथ में बचपन से ही भजन पकड़ा दिए जाएं किसी बच्चे को कि भजन गाना शुरू कर दो, आरती सुनना शुरू कर दो, तो वो उनको सीख जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को संविधान ना मिले, उसको तार्किक इतिहास ना मिले, तो वो फिर समझ ही नहीं सकता कि दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का यथार्थ क्या है, उसको वास्तविकता पता नहीं चलती है। और अधिकांश लोगों के साथ समस्या यही रही है कि उन तक इस तरह की अच्छी पुस्तकें, अच्छे ज्ञानी लोगों के विचार, अच्छा इतिहास लोगों तक नहीं पहुँचा है। तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन मिल जाएगी। सुमेर के पास एक किताब है PDF में। सुमेर लोधी ने कमेंट किया है कि ये उनके पास किताब है PDF में, सॉफ्ट कॉपी में। तो जिनको भी वो किताब चाहिए गुलामगिरी, वो आप सुमेर को मैसेज कर दीजिए। सुमेर का नंबर कमेंट में दिख जाएगा। सुमेर अपना नंबर आप शेयर कर दीजिए और वो किताब आप मंगा लीजिए। एक दिन में पढ़ लेंगे। बहुत छोटी सी किताब है, मुझे लगता है 60-70 पेज होंगे मुश्किल से। पतली सी किताब है, आप 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ सकते हैं। और उस किताब से आपको बहुत सारे तार्किक ज्ञान मिलेगा। ये लाखन सिंह कुशवाहा, इनके पास भी है गुलामगिरी। कुशवाहा जी से मैं कहूँगा कि कुशवाहा जी आप उस किताब को, अपना नंबर भी आप शेयर कर दीजिए, और किसी भाई बंधु को चाहिए तो वो किताब उसको वो लोग पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए उनको। एक तरीके से आप ये समझिए कि गौतम बुद्ध के बाद अगली जो परंपरा है समाज सुधार की, उसमें ज्योतिबा फुले आते हैं। उतने लंबे गैप के बाद आपको जो निम्न तबके के लोग हैं उनके सुधार के लिए बहुत लोग नहीं मिलेंगे। मतलब हम गौतम बुद्ध से लेकर के आप आएंगे तो पूरा का पूरा स्थान खाली है। उसमें कबीर का कुछ प्रयास रहा है और एक प्रयास रहा है संत रविदास, 2 लोगों का। उसके बाद ज्योतिबा फुले मॉडर्न युग में आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लोधी जाति वैदिक कालीन क्षत्रिय जाति का, हमें क्षत्रिय होने का बोध होना चाहिए। लोधी संजय एडवोकेट, आपके पास अगर कोई प्रमाण हो तो आप हमको उपलब्ध कराइए। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे वैदिक परंपरा में वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं मिली हैं। मैं इतिहास का क्योंकि शोधार्थी रहा हूँ, मेरे हिसाब से हमारा जो समाज है उसका इतिहास किसान इतिहास है, कृषक जाति का इतिहास है। उसमें तमाम समाज के लोग हैं, उसमें कहीं से भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो आप लोग कहते हैं। और जो वैदिक परंपरा, खास करके पौराणिक परंपरा है, पौराणिक परंपरा साहित्य है,
उसका ऐतिहासिक आधार बहुत कमज़ोर है। उसके आधार पर हम किसी चीज़ को सत्य नहीं मान सकते, और उसमें बहुत कम, साहित्य अपने आप में इतिहास नहीं होता है। साहित्य किसी कवि की कल्पना पर आधारित कविताएं होती हैं, किसी कवि की कल्पना पर आधारित पद्य होते हैं, छंद होते हैं, दोहे होते हैं, या किसी साहित्यकार या निबंधकार के आधार पर लिखी हुई कोई कहानियाँ या कथाएँ होती हैं। साहित्य के इतिहास के लिए हमें प्रॉपर उसके एविडेंस चाहिए होते हैं, प्रॉपर उसके पीछे तर्क चाहिए होते हैं, प्रॉपर उसके पीछे हमें पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए होते हैं। अगर आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, अगर आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आप किसी चीज़ को ऐतिहासिक सिद्ध कर पाओ। बहरहाल ये हमारी चर्चा थी महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर, और हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष को इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उनका आज जन्मदिवस है, तो लक्ष्य परिवार की ओर से भी हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं समाज के इतिहास के ऊपर कभी और चर्चा करूंगा। समाज के इतिहास के बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएं लोगों के बीच में है, अभी लोगों को शायद ज्ञान नहीं है। मैं बहुत सारा समय हिस्ट्री में रिसर्च पे लगाता हूँ। मैं हिस्ट्री में रिसर्च इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को ये एक्चुअली सच्चाई पता चले। हम लोग कही हुई बातों को, जैसे मैंने बाराबंकी का जो लोधेश्वर मंदिर है उसका एक इतिहास आपको बता दिया है, समझदार लोगों को पता चल गया होगा कि वो क्या है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम मानते चले आ रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष की लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। इसलिए नहीं कुछ अक्षर मिलती है, इसलिए कि कुछ लोगों की मान्यता थी कि इसके पास में कोई भूत प्रेत रहता। ये सब चीज़ें मान्यताओं में चली आ रही हैं, हमको साइंटिफिक उसके पीछे कारण ढूंढने होंगे। चलिए, बहरहाल आज की हमारी परिचर्चा महात्मा ज्योतिबा फुले पर इतनी रहेगी, और आप सब लोग उनको पढ़िए। किसान का कोड़ा, बेसिकली किसान का कोड़ा और गुलामगिरी, 2 पुस्तकें अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 2 चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, किसान का कोड़ा और गुलामगिरी। और अब हम लोग आरंभ करने वाले हैं आज की अपनी संविधान की कथा। तो चलिए, लवकेश कुमार लोधी की बिटिया है कीर्ति, उसका जन्मदिवस है आज। हम लोग कीर्ति को भी जन्मदिन की बधाई प्रेषित करते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संविधान पर। एक चीज़ जो मैंने आप सब लोगों से निवेदन किया था बार बार कि कम से कम अगर संविधान में बहुत कुछ आप याद ना कर पाए तो संविधान की प्रस्तावना आप जरूर याद कर लें। ये बहुत, मतलब संविधान की प्रस्तावना मतलब जैसे कि कुछ भी शुरू करने से पहले जैसे हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना है। संविधान में कुछ भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी हम लोग समझते हैं, कुछ भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसका जो मूल है, उसका जो बेसिक है, वो क्या है? वो संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल। तो आप सब लोगों से केवल इतना निवेदन मैं जरूर करूंगा कि संविधान का इतना जो हम व्यापक अध्ययन कर रहे हैं, प्रत्येक अनुच्छेद का, आमतौर पर हम लोग जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे उस समय भी हम सारे आर्टिकल नहीं पढ़ते थे, उस समय भी हम मेन पॉइंट्स याद करते थे, और मेन पॉइंट्स के आधार पर ही भी हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर लेते थे। यहाँ पर हम लोग संविधान के एक एक अनुच्छेद की व्याख्यात्मक चर्चा कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक अनुच्छेद लेते हैं, उस आर्टिकल में क्या लिखा है, उसके अलावा हम लोग उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से कम इतना निवेदन तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग प्लीज़ संविधान की जो प्रस्तावना है, वो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है, प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगी, इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी संविधान के अनुच्छेद 83 तक, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा 83 तक हमने चर्चा की थी। आज हम संविधान के अनुच्छेद 84 से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 84 से आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्योंकि चर्चा में रहते हैं तो आप लोग ब्रेकफास्ट साथ साथ भी कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। मैं लगातार जो है बोलता रहता हूँ, तो मैंने भी तय किया कि कुछ मैं बीच बीच में खाते रहूँगा ताकि एनर्जी भी मिलती रहे और गला जो है थोड़ा तर रहे।
आर्टिकल 84 संविधान के अनुच्छेद 84 से हम चर्चा करेंगे। और 84 कहता है जो संसद के सदस्य हैं, कल जो हमने लोकसभा और राज्यसभा की बात की थी, उन राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, एक को कहा जाता है लोकसभा के सदस्य, दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा के सदस्य। लेकिन इंग्लिश में उनके लिए कॉमन वर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लिश में कॉमन वर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। तो जो MP कोई व्यक्ति बन सकता है, उसकी क्या योग्यता है, उसके लिए क्या अर्हता चाहिए, ये है संविधान का अनुच्छेद 84। 84 कहता है कोई भी व्यक्ति, पहली बात, भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसको पहली कंडीशन है भारत का नागरिक हो। दूसरा, अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, 25 ईयर्स। और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर, 30 साल। तो आप लोग याद रखिए, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो आप लोग जितने लोग डिबेट देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो सभी लोग रखते होंगे। अगर किसी के मन में ये आता है कि बनना है, तो भाई आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के बारे में विचार करते रहना चाहिए। अगर किसी को ये इंटरेस्ट है कि उसको पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसको ये सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि मैं भी सांसद बन सकता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति का ये धर्म है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहे। तो हमने चर्चा की कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा संसद समय समय पर जो अर्हताएं डिसाइड करती है वो उसको पूरी करनी चाहिए, ये सिंपल योग्यता है। चुनाव की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि लोकसभा का जो मेंबर है उसकी चर्चा उसका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इसमें वोट डालता है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उसका चुनाव राज्य की विधानसभाओं के माध्यम से होता है, राज्य के जो विधायक होते हैं वो करते हैं। क्लियर? मुकेश जी को जो है हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा है, आप लोग सोचिए, जो लोग जिनके समाज आगे हैं, जो लोग फॉरवर्ड लोग होते हैं, जिनके समाज में शिक्षा बहुत आगे है, उनके लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं, हमारे तो कॉन्टैक्ट में बहुत लोग रहते हैं, तो लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम सांसद, विधायक, मिनिस्टर बने, वो सोचते हैं बड़े बिजनेसमैन बने, वो सोचते हैं कि हम नासा में जाएं, वो सोचते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी गूगल, अमेज़ॉन, इन पे जाके जॉब करें। उन लोगों की सोच बड़ी होती है। हम सब लोगों को भी अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच से क्या है, आपके सपने बड़े होते हैं, और जिसके सपने बड़े होंगे उसका संघर्ष बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा संघर्ष करना सीख जाता है उसकी सफलता बड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की प्रवृत्ति में होनी चाहिए, और ये आपको दिया है, ये सारी चीज़ें आपको प्रदत्त हैं। तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ऐसे प्रयास सदैव करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संसद के सदनों को आहूत करें, संसद के जो सदन होते हैं उनकी बैठक को बुलाएं राष्ट्रपति। आर्टिकल 85। और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जो 2 बैठकें हैं संसद की, उसमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तो जानते होंगे संसद के 3 सत्र चलते हैं साल में। एक सत्र आरंभ होता है आपका फरवरी के आसपास, फरवरी से लेकर अप्रैल 1-2 वीक तक, उसको हम बोलते हैं पहला सत्र। संसद का पहला सत्र होता है, उसको बजट सत्र भी कहा जाता है। दूसरा सत्र आपका जुलाई में आरंभ होता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है, जिसको हम बोलते हैं मानसून सत्र। और जो तीसरा सत्र है वो आपका चलता है नवंबर दिसंबर तक, तो उसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो कुल मिलाकर के अगर 12 महीने के अंदर 3 हो जाएंगे, रूप से 6 महीने से पहले ही आहूत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो संसद के सदनों को आहूत करे, और एक सत्र के बीच में, मतलब 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, जैसे अभी जो सेशन ख़त्म हुआ है कोरोना के कारण, वो सेशन अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन वो मार्च में ही ख़त्म हो गया था। तो अप्रैल में जो सेशन ख़त्म होता, अगला सेशन अप्रैल से अगर 6 महीने लगाएंगे तो दिसंबर से पहले आरंभ हो जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जुलाई में आरंभ हो जाएगा, जुलाई में बजट सेशन, मानसून सेशन। ठीक है। दूसरा, आप एक सवाल है यहाँ पर, मैं उस पर जाने से पहले आपका नॉलेज चेक करता हूँ कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना है। राष्ट्रपति सदन को विघटन कर सकते हैं, राष्ट्रपति
सत्र को बुला सकते हैं, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ राष्ट्रपति सदन को का विघटन कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कौन सा सदन है जिसको राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, सब लोगों ने ध्यान से चर्चा सुनी है, कौन सा सदन है जिसका राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं? चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। लोकसभा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा का राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं। बहुत सही मुकेश लोधी, लोधी रवि राजपूत, आप सब लोगों ने सही आंसर बताया। यश राजपूत जी, लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। इंजीनियर भुवनेश लोधी, RBS लोधी, शिवम राजपूत, पूरन सिंह पटेल साहब ने सत्र बताया, और नेहा ने लोकसभा, रवकेश लोधी ने लोकसभा। चलिए धन्यवाद। तो लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, और राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि बहुमत नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 87, संविधान का अनुच्छेद 87। तो संविधान के अनुच्छेद 87 में लिखा है कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जो सत्र आहूत होगा उसके लिए राष्ट्रपति उस सत्र को इनवाइट करेंगे, और प्रथम जो सत्र होगा साल का, उसकी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसको संबोधित करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो जैसे मान लीजिए 2019 में चुनाव हुआ था, तो चुनाव होने के बाद लोकसभा का गठन हो गया, और राज्यसभा क्योंकि स्थायी सदन है वो हमेशा रहता है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत जो पहला सत्र होगा वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा। यानी वो दोनों सदनों के सदस्य उस सत्र में आएंगे, राष्ट्रपति उस सत्र को संबोधित करेंगे। ये कंपलसरी है संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा के गठन के बाद पहला जो सत्र होगा वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा, और उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और साल में एक बार दोनों सदनों का संयुक्त सेशन होता है, जॉइंट सेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला सेशन, बजट सेशन, और उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जो पहला सेशन है, जो बजट सेशन फरवरी में आरंभ होता है, उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, और लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होती है उसके भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह है हमारा आर्टिकल 87। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 88, संविधान का अनुच्छेद 88। संविधान के अनुच्छेद 88 में ये लिखा हुआ है, मैंने आपसे एक भारत सरकार के विधि के सर्वोच्च अधिकारी की बात की थी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, जो भारत सरकार का पक्ष तमाम न्यायालयों में रखता है और इंटरनेशनल कोर्ट में रखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो संविधान के किस अनुच्छेद में है और उस अधिकारी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। एक अधिकारी की हमने चर्चा की थी अभी संविधान में कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार की तरफ से विभिन्न न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखता है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी भारत सरकार का पक्ष रखता है। बिल्कुल सही लोधी लाला भैया सिंह ने बताया आर्टिकल 76। मैं जानना चाहूँगा उस अधिकारी का नाम क्या होता है? मुकेश लोधी ने बिल्कुल सही बताया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लोधी शैलेंद्र जी, पद्मेश जी बिल्कुल सही, लोधी रवि राजपूत बिल्कुल सही। आर्टिकल 76 में जो भारत का महान्यायवादी होता है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और संविधान का अनुच्छेद 88, बहुत सही, शिव मोहन राजपूत जी, मुकेश जी, शिवशंकर राजपूत जी, रामकिशन राजपूत, नेहा बिटिया, RBS लोधी जी, सुमेर लोधी जी को नेट की प्रॉब्लम है, यश प्रताप सिंह वेरी गुड, रेखा वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम कुमार लोधी। आप सभी लोगों ने अब मतलब वो ध्यान देना शुरू कर दिया है जो जिसकी आवश्यकता होती है किसी कथा को सुनने के लिए। संविधान हमको तभी समझ में आता है जब हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। महान्यायवादी बिल्कुल, डॉक्टर मोनू राजपूत, सत्यपाल राजपूत, हरिओम राजपूत, रोहित राजपूत, डॉक्टर दिनेश लोधी जी बिल्कुल सही, रामचंद्र वर्मा जी बिल्कुल सही।
अवनीश नरवरिया बिल्कुल सही, लवकेश कुमार करेक्ट आंसर, आर्टिकल 76 डॉक्टर सोमेंद्र जी। तो चलिए, तो संविधान का अनुच्छेद है 88, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, वो किसी भी सदन में जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। चाहे लोकसभा का एमपी मंत्री बना हो, चाहे राज्यसभा का एमपी मंत्री बना हो। एमपी कोई भी बन सकता है, मिनिस्टर मतलब लोकसभा या राज्यसभा का अगर कोई, दोनों सदनों का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। ठीक है, मंत्री क्योंकि दोनों सदनों का होता है, इसलिए मंत्री किसी भी हाउस में जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। ये है आर्टिकल 88। लेकिन जैसा हमने कल चर्चा की थी, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महान्यायवादी, वो भी दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार, यानी मंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। वोट, अटॉर्नी जनरल तो वोट डाल ही नहीं सकता, जो महान्यायवादी है उसको वोट का अधिकार नहीं है। वो कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है। और जो मंत्री है, मंत्री बोल सकता है, दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मिनिस्टर जो वोट डालेगा वो उसी सदन में डालेगा जिसका वह सदस्य है। मान लीजिए अगर लोकसभा का सदस्य है कोई मंत्री और वो राज्यसभा में कोई डिबेट चल रहा है किसी विषय पर, तो वहाँ जाकर के बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, नहीं डालेगा। वो वोट कहाँ डालेगा? लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य और मंत्री बन गया और लोकसभा की कार्रवाई में कोई डिबेट चल रहा है, कोई एक्ट पर चर्चा हो रही है, तो लोकसभा में आकर बोल सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो वहाँ पर लोकसभा में वोट नहीं डाल सकता। अगर वोटिंग होगी किसी विधेयक पर, तो क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए वो राज्यसभा में ही वोट डाल सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है कि मंत्री और महान्यायवादी, ये लोग दोनों सदनों में जाकर के कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल सकते। मिनिस्टर केवल अपने कंसर्निंग जो सदन है उसमें वोट डाल सकता है। आगे वैसे प्रावधान आएगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। भारत में एक ऐसा प्रावधान भी है संविधान में कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, उसको मंत्री बनाया जा सकता है, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जीतना होगा, चाहे तो लोकसभा का चाहे तो राज्यसभा का। राज्य विधानसभा में, ये राज्य की जो विधानसभा होती है वहाँ भी ये नियम लागू है। ये संविधान का प्रावधान है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बिना बने भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन के आना होगा। आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो ये हुआ हमारा संविधान का अनुच्छेद 88। अब आगे हम बढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 89 है संसद के अधिकारी। तो संसद के कौन कौन से अधिकारी हैं? संसद में 2 सदन हैं। एक सदन है उच्च सदन जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और एक निम्न सदन है जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा। तो फिर हमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूं कि कितना ध्यान से आप लोग सुनते हैं। मुझे ये बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो सकता है और राज्यसभा का जो स्पीकर है वो कौन हो सकता है? सोचिए आप थोड़ा सा। राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस है, उच्च सदन है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग पहले राज्यसभा के बारे में बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? थोड़ा सोचिए, हम इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 63-64 पे आप जाइए, आर्टिकल 63, 64, 65 की हमने चर्चा की थी, तो उसमें आप देखिए, थोड़ा सोच के देखिए कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा। लोधी रवि राजपूत ने सही आंसर दिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा का अलग से सभापति बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप में क्या होगा? वो राज्यसभा का सभापति होगा।
पदेन सभापति। क्या होगा वो? पदेन सभापति होगा। क्लियर? बहुत सही। तो मतलब आप सब लोगों का थोड़ा सा फोकस है। हमने उपराष्ट्रपति वाले में चर्चा की थी कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो संसद के दो सदन हैं, एक सदन है राज्यसभा जिसको बोलते हैं उच्च सदन, और दूसरा सदन है लोकसभा जिसको हम बोलते हैं निम्न सदन। तो राज्यसभा की सबसे पहले अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो आप लोग राज्यसभा के बारे में 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहते हैं। ये कुछ विशेष चीज़ें हैं राज्यसभा के बारे में जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, और इसका मतलब ये है कि आप सब लोग बहुत गहराई से इस पर चर्चा को सुनते हैं और इंटरेक्टिव आप रहते हैं, इन्फॉर्म्ड आप रहते हैं, चीज़ें आपको पता रहती हैं। तो एक तो हो गया राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल 89 के अनुसार राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेकिन राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनेगी। और आप जानते हो उपसभापति क्यों चुना जाता है कि अगर मान लीजिए कभी जो सभापति है वो नहीं है तो उपसभापति जाकर के उसके कार्यों का निर्वहन करे, इसलिए हमेशा बैकअप रखा जाता है। आर्टिकल 90 ये कहता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति है उसको हटाने की प्रक्रिया वही है, वो त्यागपत्र दे दे। उपसभापति किसको देगा? सभापति को। और सभापति किसको देगा? राज्यसभा का जो उपसभापति है, राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र देगा सभापति को और अपने पद से हट सकता है। लेकिन सभापति किसको त्यागपत्र देगा? एक बार ये आंसर भी आप लोग बता दीजिए कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? थोड़ा सा सोचिए, बहुत सिंपल है इसका आंसर। राज्यसभा का, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोधी रवि राजपूत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो लोधी रवि राजपूत, शिव मोहन राजपूत जी, यश प्रताप सिंह जी, RBS लोधी जी, पद्मेश जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, बहुत सही जवाब दिया है। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यही घुमाते हैं, और यही क्वेश्चन अक्सर आप देखना UPSC IAS जैसे एग्जाम्स में आते हैं, और जरा सा कोई कंफ्यूज हुआ तो वो उसका आंसर ऑप्शन में गलत कर देता है। ये होती है एकाग्रता। अगर हम कोई कार्य एकाग्रता से करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, और एक बार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सटीक उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे शिवशंकर राजपूत ने गलत दे दिया आंसर। जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो अधिकांश लोगों का सही जवाब आया। 1-2 लोगों का जवाब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए। बहरहाल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 91, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। आर्टिकल 91 कहता है, आर्टिकल 91 की बात है उपसभापति द्वारा सभापति के कृत्यों का निर्वहन। अगर मान लीजिए कभी उपराष्ट्रपति की कोई अचानक तबीयत खराब हो जाती है, वो नहीं रहते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति करेंगे, वो सेम प्रोविजन है। आर्टिकल 91 सिंपल प्रोविजन है, कोई बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है आर्टिकल 92, संविधान का अनुच्छेद 52। तो राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको हटाने की कोई प्रक्रिया चल रही हो। अगर उनको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया हो या कोई प्रस्ताव संकल्प विचाराधीन है, तो ऐसे में वो लोग पीठ की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसे में वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो पीठ की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये तो हो गया राज्यसभा कि राज्यसभा का सभापति स्पष्ट था आपको, उपसभापति की हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं हम लोकसभा पर। तो लोकसभा क्या है? लोअर हाउस।
लोगों का हाउस, उसमें आर्टिकल 93 में है कि लोकसभा अपने लोगों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। लोकसभा के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा अपने में से उपसभापति को चुनती है, लेकिन वो सभापति को नहीं चुन सकती, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है ऑटोमेटिक। क्लियर? तो लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा के मामले में क्या है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से, जैसे मान लीजिए 543 या 545 मेंबर चुन के आए लोकसभा में, तो उन 545 लोगों में से ही कोई एक आदमी लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा और उन्हीं में से कोई एक आदमी लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वो क्या है, लोकसभा के ही सदस्यों के बीच में से होते हैं। जबकि राज्यसभा में जो सभापति होता है वो सदन का मेंबर नहीं होता, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यसभा अपना उपसभापति अपने बीच में से चुनती है। स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 94। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे खाली होता है, वो त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद हट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एमपी है, लोकसभा का सदस्य बना, लोकसभा का सदस्य बन करके उसको लोकसभा ने अपना अध्यक्ष बना लिया। अब कोई पुराना घोटाले का या कोई मामला चल रहा था, उस मामले में उसको सज़ा हो गई हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, और सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की हो गई, जिसमें सदस्यता चली जाती है। अब अगर उसकी मेंबरशिप चली गई तो ऐसे में वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, और अगर सदन का सदस्य नहीं रहा तो उसकी सदस्यता, उसकी अध्यक्षता या उपाध्यक्ष का जो पद है वो चला जाएगा। सर्वेश राजपूत ने एक सवाल यहाँ पर कहा है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर मैं आपको बता देता हूँ। जब लोकसभा चुन के आती है, अचानक से जैसे इलेक्शन हुआ, मई 2019 में चुनाव हुए थे, चुनाव होने के बाद लोकसभा के 545 लोग जीत के आए, तो ऐसे में क्या होता है कि एकदम से तो अध्यक्ष का चुनाव कर नहीं लेंगे, तो एक व्यक्ति को जो सबसे सीनियर होता है, आमतौर पर यही परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर मतलब एक तरीके से तदर्थ, और वो प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्रवाई का संचालन करता है जबकि परमानेंट स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। तो लोकसभा में ये परंपरा है कि एक प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट मेंबर को चुना जाता है, और वो बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, शपथ दिलाना इत्यादि कार्य करने के बाद फिर नए जो पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव हो जाता, तब तक वो रहता है। वो 2-4 दिन शुरू में रहता है जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो लोकसभा का मेंबर क्या है, अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। और लोकसभा ने क्योंकि उसको चुना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो लोकसभा के सदस्य संकल्प ला करके उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके भी उसको हटा सकते हैं। स्पष्ट? लोकसभा, क्योंकि वो लोकसभा का ही व्यक्ति है, लोकसभा ने चुना है उसको, हमने तो चुना नहीं है अध्यक्ष। तो लोकसभा के जो एमपी हैं वो एमपी अपना प्रस्ताव ला करके भी उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ये है आर्टिकल 95। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 94 था, ये 95। जब 95 सिंपल है कि जब कोई व्यक्ति, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है तो राष्ट्रपति जी ने जिस व्यक्ति को इस काम के लिए नॉमिनेट किया वो व्यक्ति कार्रवाई की अध्यक्षता करेगा। जो व्यक्ति जब कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो ऐसे में राष्ट्रपति ने जिसको अगले मेंबर को नॉमिनेट कर रखा, वो नॉमिनेट की लिस्ट बनती है, उसमें से कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ये सिंपल जो है प्रोसीडिंग के रूल हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 ये कहता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित है तो वो अपनी बात तो रख सकते हैं, उस प्रक्रिया में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में वो पीठ की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को ये हटाने का, उपाध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई जारी है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन वो उसमें शामिल रह सकते हैं प्रक्रिया में, उसमें वो भाग ले सकते हैं, वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन वो और वोट भी डाल सकते हैं,
लेकिन अगर बराबर वोट हो गए, मान लीजिए लोकसभा ने ये कहा कि लोकसभा के 545 मेंबर एक प्रस्ताव लेके आए कि भाई स्पीकर को हटाया जाएगा, लोकसभा स्पीकर को, तो अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है। अब प्रस्ताव के पक्ष में 250 लोग हैं, प्रस्ताव के विपक्ष में 250 लोग हैं। अगर हटाने वाले 250 हैं और ना हटाने वाले 250 हैं तो बराबर वोट हो गए। तो ऐसे में लोकसभा का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको उसके पद से हटाया जा रहा है वो वोट नहीं डाल सकता। लेकिन अगर एक तरफ 300 लोग हैं, एक तरफ 200 लोग हैं, मान लीजिए हटाने वाले 200 लोग हैं और ना हटाने वाले 300 लोग हैं, तो वो अपने पक्ष में वोट डाल सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बराबर अगर वोट है तो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन अगर बराबर वोट नहीं है तो वो अपने विरुद्ध होने वाली कार्रवाई में वोटिंग भी कर सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 97, संविधान का अनुच्छेद 97। जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं, यानी सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जो सारे लोग हैं, इनके वेतन भत्ते डिसाइड करती है भारत की संसद। आमतौर पर संसद ही सबके डिसाइड करती है, लेकिन ये संविधान में एक प्रोविजन है आर्टिकल 97 में कि ये सारे के सारे वेतन भत्तों का निर्धारण भारतीय संसद के द्वारा किया जाएगा। आमतौर पर जितने बड़े डिसीजन होते हैं वो सब पार्लियामेंट ही लेती है। उसके बाद है आर्टिकल 98, संविधान का अनुच्छेद 98। संविधान का अनुच्छेद 98 बताता है कि दोनों सदनों के लिए सचिवालय होंगे, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। तो संसदीय सचिवालय में राज्यसभा का सचिवालय होगा, लोकसभा का सचिवालय होगा, उसमें तमाम अधिकारी होंगे, उसके महामंत्री होंगे, वो उनकी कार्रवाई को देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब लोकसभा की कार्रवाई टीवी पे आप देखते हैं या राज्यसभा की कार्रवाई आप देखते हैं, तो जो अध्यक्ष जहाँ जिस आसन पर बैठता है या स्पीकर जहाँ बैठता है, उसके सामने जो टेबल पड़ी होती है, उस टेबल पर कई सारे अधिकारी होते हैं। वो जो कौन सा प्रश्न है, किस प्रश्न पर डिबेट होना है, किस पे चर्चा होनी है, कौन सा जो है मुद्दा उठाया जाएगा, वो अधिकारी नीचे लिखते रहते हैं बैठ करके। आप देखना कभी जो पीठासीन जो अधिकारी होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का जो सभापति है, उसके सामने आप देखेंगे कि कुछ अधिकारी बैठे रहते हैं एक टेबल पे और वो सारे कागज़ भेजते रहते हैं ऊपर के ये है। तो उसी को हम बोलते हैं, वो सारे अधिकारी आमतौर पर संसदीय सचिवालय के अधिकारी होते हैं और वो मदद करते हैं इन सब लोगों की, किसमें, प्रशासनिक कार्यों में। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सांसद बैठते हैं तो वो सांसद अपने मुद्दे लेके आते हैं और सांसद और मिनिस्टर की मदद के लिए उनके अधिकारी उनके उस वहाँ पे होते हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई के लिए संसदीय सचिवालय होता है और वो संसदीय सचिवालय के जो अधिकारी है वो वहाँ कार्य करते हैं। स्पष्ट। अब आते हैं कि इनका कार्य संचालन कैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा का। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 99, संविधान का अनुच्छेद 99। तो सबसे पहले संसद में अगर कोई व्यक्ति चुन के जाता है तो उसको क्या करना होता है, शपथ लेनी होती है। किसकी? संसद सदस्य की। कोई व्यक्ति अगर सांसद बनता है तो उसको सबसे पहले संसद सदस्य बनने की शपथ लेनी होती है और ये शपथ है वो संविधान के अनुच्छेद 99 में होती है। या तो वो राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दे कि आप सारे मेंबर को शपथ दिलाइए, तो उनके सम्मुख वो लोग शपथ ग्रहण करेंगे सदस्य की। सबकी शपथ अलग है, सदस्य की शपथ अलग होती है, मंत्री की शपथ अलग होती है, आपका जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ अलग होती है, उपराष्ट्रपति की शपथ अलग होती है। तो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो कॉमन शपथ ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उसके लिए नामित करता है कि आप इनको शपथ दिलाइए। अब वो संविधान की शपथ लेते हैं कार्यों को करने के लिए, और जब शपथ लेते हैं तो एक तरीके से वो ऑथेंटिक हो जाते हैं कि आप कार्यप्रणाली का हिस्सा बनिए। और अब आता है आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 क्या है कि अध्यक्ष, सभापति, जो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के जो सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ये तय करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी की सारा अधिकार इनके पास है, किस विषय पर मुद्दा, किस विषय पर चर्चा होगी, ये सारा। ये हरिमोहन राजपूत जी ने पूछा है कि ये अधिकारी के IAS होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें संसदीय सचिवालय में IAS के अलावा तमाम सेवाओं के अधिकारी होते हैं, हर प्रकार के अधिकारी होते हैं। इसमें सभी तरह के अधिकारी होते हैं, अलग अलग सेवाओं के अधिकारी होते हैं, उनसे मिलाकर के ये संसदीय सचिवालय बनता है। और इसमें लोअर लेवल के भी लोग होते हैं, क्लरिकल और इस तरह के लोग भी होते हैं उसमें। ठीक, तो
अब आर्टिकल आता है 100 आप थोड़ा याद रखिए, क्योंकि 100 नंबर तो हम लोगों को ऐसे याद रखना चाहिए, पुलिस का नहीं। पुलिस का तो सबको याद होता है। संविधान का आर्टिकल 100, संविधान का आर्टिकल 100 ये कहता है कि कोई भी प्रश्न अगर उठाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कुछ भी मुद्दा अगर उठेगा तो उसका निर्धारण या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करेंगे। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी मुद्दा, कोई भी विषय, कोई भी प्रश्न संसद में नहीं उठाया जा सकता। तो एक तो ये है पावर आर्टिकल 100 में। दूसरा इसमें क्या है, मान लीजिए कोई सदस्य नहीं है, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, संसद में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो जाती है या उसका स्थान रिक्त हो जाता है, तो ऐसे में भी सदन की कार्रवाई चलेगी। अर्थात अगर कोई स्थान रिक्त हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। मान लीजिए एक MP मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसको श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई चलती रहेगी। एक दिन हो सकता है स्थगित हो जाए, लेकिन अगले दिन फिर चलती रहेगी और नॉर्मल बिजनेस होगा पार्लियामेंट का। दूसरा क्या होता है कि संसद की कार्रवाई के लिए किसी भी सदन में अगर हमें सदन को चलाना है तो उसके लिए कोरम पूरा होना आवश्यक है। उसके लिए कोरम पूरा होना आवश्यक है और उस कोरम के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, गणपूर्ति। हिंदी में उसके लिए शब्द है गणपूर्ति। तो किसी भी सदन की कार्रवाई केवल तभी चल सकती है जब कम से कम 10% लोग उपस्थित हों। कितने? 10%। अगर 10%, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो 545 का मतलब हो गया 55 लोग। अगर 55 लोग उपस्थित नहीं हैं, 55 लोग अगर उपस्थित नहीं हैं, तो फिर हाउस लोकसभा नहीं चलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए राज्यसभा में आपके 250 मेंबर हैं या 240 मेंबर हैं, तो जब तक 24 मेंबर या 25 मेंबर नहीं होंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। तो गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि किसी भी हाउस में 10% लोगों का उपस्थित रहना कंपलसरी है, उसको बोलते हैं कोरम। यदि 10% लोग नहीं उपस्थित हुए तो हाउस नहीं चलेगा, उसको हाउस को वो निलंबित कर सकता, हाउस को स्थगित कर सकता है स्पीकर या चेयरमैन। कहने का अर्थ है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए उस सदन के कम से कम 10% लोग उसमें शामिल हों, उस प्रक्रिया में सम्मिलित हों, तभी वो चलेगा। और यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो वो उस कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। तो आज मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली। आर्टिकल 83 से आरंभ किया था और आर्टिकल 100 तक आ गए, आर्टिकल 100 तक हमने चीज़ें की। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ इस, क्योंकि वैसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें बोझिल भी होती है, कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में पहली बार आती हैं, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। लेकिन फिर भी अब अगर कोई आपका सवाल, कोई क्वेश्चन यहाँ से रहता है तो आप पूछिए, ताकि हम लोग सुकून के साथ उस पर डिस्कस कर सकें, उसका आंसर दे सकें। तो आप लोगों को अगर इस बीच में आर्टिकल 83 से लेकर के आर्टिकल 100 तक अगर कोई इशू रहा है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत रही है, बेसिकली क्या है, जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, जैसे इसमें कई सारे लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग तो चीज़ों को बिल्कुल ढंग से समझें, एक एक बात को क्लियरिटी के साथ में। बाकी जो कॉमन लोग हैं उनको कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये हमारा संविधान है, ये हमारे हाउस होते हैं, ये ऐसे चलते हैं, इसमें ये स्पीकर होता है, उसका ये चुनाव होता है, उसकी ये चीज़ें होती हैं। ओम प्रकाश राज जी ने पूछा है कि विपक्ष के नेता के पद के लिए कितने सदस्यों की अनिवार्यता रहती है। आमतौर पर संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी 10% सीटें कम से कम जीतती है तभी उसके नेता को विपक्ष के नेता का पद दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 545 मेंबर हैं लोकसभा में, तो 54 और एक और लगा लो आप, क्योंकि आधा हो जाएगा, तो 55 सीटें जिस पार्टी की आएंगी उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। पिछली जो लोकसभा थी, लोकसभा 2014 से लेकर के 2019 वाली, उस लोकसभा में कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाए तो संवैधानिक मानकों के अनुसार विपक्ष का नेता नहीं था। पिछली बार की जो लोकसभा थी जिसमें किसी विपक्षी पार्टी के पास 55 मेंबर भी नहीं थे, तो उसमें उसको विपक्ष का नेता का पद किसी को नहीं दिया गया था, जो संविधान के मानक है उसके अनुसार। वैसे तो जो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल होता है उसका जो नेता होता है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष कहा ही जाता है। जो मुख्य विपक्षी दल होता है
उसके नेता को आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष कहा ही जाता है। इस समय शायद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं नेता प्रतिपक्ष, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप चाहें तो इस फैक्ट को करेक्ट कर सकते हैं कि हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। लोधी रवि राजपूत ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष के बाहर जो दूसरे विपक्षी दल है उनका होता है। आमतौर पर परंपरा यही रही है, आमतौर पर यही परंपरा रही है कि विपक्षी दलों से उपाध्यक्ष का चयन होता है। रविंद्र राजपूत ने पूछा कि विधि का क्या अर्थ होता है। विधि का अर्थ है कानून, लॉ। रविंद्र सिंह राजपूत, विधि का अर्थ है कानून और लॉ, यानी जो एक्ट बनते हैं, जो कानून बनता है, जो लॉ बनता है, उसको हम लोग विधि बोलते हैं। सर्वेश कुमार राजपूत ने पूछा है कि सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है। तो मैं सर्वेश कुमार जी से ये कहूँगा कि आगे अभी हम लोग सदन की कार्रवाई पढ़ेंगे, तो उस कार्रवाई में हम पढ़ेंगे किस तरीके से कानून बनते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, और विधेयक को पास करने के लिए साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप 1-2 दिन प्रतीक्षा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग उसी जब उस टॉपिक की चर्चा करेंगे तो उसमें ये सारा स्पष्ट करेंगे उदाहरणों सहित, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। कृष्ण गोपाल लोधी ने करेक्ट कर दिया है कि अधीर रंजन चौधरी जी जो है नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय। रोहित सिंह लोधी ने दोबारा पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य होते हैं जो राज्यों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं, और 12 सदस्य होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के फील्ड से आते हैं। रोहित, जो राज्य की विधानसभाओं के विधायक होते हैं वो अपने अपने विधायक जो है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है पार्टी की तरफ से, उसके पक्ष में मतदान करते हैं। क्लियर। आमतौर पर 60 विधायकों पर लगभग एक संसद सदस्य की सीट होती है एक राज्य में चुनाव में। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है 1, 2, 3, 4 बाई प्रेफरेंस में। क्लियर। और कोई सवाल आपका? प्रोटेम स्पीकर सेलेक्टेड सीनियर मेंबर जनरली, दिस हैपन बाय रूल और बाय द रेस्पेक्ट। दिनेश श्वेता सिंह लोधी जी ने कहा है कि जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर जो चुना जाता है सीनियर मोस्ट, ये एक ट्रेडिशन है, ये संविधान की एक संस्कृति है, जिस संस्कृति में जब लोकसभा चुन के आती है तो कार्यों को चलाने के लिए, कोई भी कार्य अगर होगा तो कोई भी कार्य तभी हो सकता है जब कोई अध्यक्ष हो। तो अध्यक्ष की औपचारिकता को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट व्यक्ति चुना जाता है, जो आमतौर पर एक परंपरा बनी हुई है, एक संस्कृति बनी हुई है संसद की। लोधी पुनीत ने कहा है कोरम क्या होता है। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति, यानी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए सदन में उपस्थित। तो वो कोटा भारत के संविधान में दिया हुआ 10%, यानी 10% लोग होने चाहिए आर्टिकल 100 के अनुसार। अगर 10% से कम सदस्य उपस्थित हैं तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोरम, यानी गणपूर्ति। जैसे हमें कोई सभा करनी है तो हम सभा तभी करेंगे जब भैया 100 लोग आ जाए, 100 से कम आएंगे तो सभा नहीं करेंगे। इसी तरीके से वहाँ 10% का कोटा है। चलिए, तो मुझे लगता है बाकी हमारे प्रश्न और इत्यादि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और कोई अगर आपका सवाल हो इस बीच में, और आप लोग सवाल को ना इस चर्चा के बाद भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये जो लाइव सेशन है ये रहता है, ये लाइव सेशन रहता है। आर के राजपूत ने पूछा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। आर के राजपूत जी, मैं पहले बताऊं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मिलकर करते हैं। आप चाहें तो 3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें राज्यसभा का पूरा एक जो टॉपिक है वो पूरा राष्ट्रपति के ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर है। 3 दिन पहले का जो हमारा विषय है उसमें पूरा लाइव सेशन उपराष्ट्रपति के ऊपर है, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अरे क्या बात है, उदय भाई ने मुर्शिदाबाद में 8 साल तक ड्यूटी की है वेस्ट बंगाल में, और 8 साल जो है वो सुधीर रंजन चौधरी जी वहीं से हैं। आज की कविता, तो आज की जो कविता है, अब हम लोग कविता आरंभ करते हैं, क्योंकि हमने बहुत आर्टिकल आज पढ़े हैं, 18-19 आर्टिकल हमने चर्चा की है, और बहुत सारे आर्टिकल आप भूल भी जाएंगे। आप लोग अगर चाहें तो समय निकाल के पढ़ भी लीजिए थोड़ा बहुत। तो आज की कविता है स्त्री के ऊपर, स्त्री पुरुष संबंधों के ऊपर है।
लिखी किसने है ये तो मुझे पता नहीं है, बस मैंने निकाली है ये कविता। पुरुष के लिए स्त्री ने कहा है, हे पुरुष, हे पुरुष, जब मेघ सदृश्य हों गरजते, जब मेघ सदृश्य हों गरजते, फिर मेघ समान तुम बरसते, जल में भीगी एक मसाल से न बुझते ही हो न तुम जलते, कदाचित प्रतीत तुम्हें मात्र मैं दुर्बल अबला दुखियारी, तेरी सहस्त्र गर्जनाओं पर है सदैव मेरा एक मौन भारी। तो स्त्री की शक्ति को इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद थोड़ी क्लिष्ट कविता है, कल से हम लोग कोशिश करेंगे। बीएस राजपूत साहब की कविता हमको मिली नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग मुझे कविताएं भेजिए। मेरे इसी नंबर पे, मैं दूसरा नंबर आमतौर पे बंद रहता है, यही जो नंबर है मेरा 9012393483, उसी नंबर पे आप कविता भेजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों की कविताओं का भी वाचन हम लोग कर सकें और हम लोग, हमारे बीच में जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं वो हमारे समाज के सामने आ सकें। आगे लिखा है कवि ने, दृष्टिकोण क्यों स्वार्थ भरा, निभा प्रत्येक दायित्व मेरा, किंचित विलंब से है उदित, स्वावलंबन का आदित्य मेरा। आप इसको बार बार सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अथक यत्न और परिश्रम से, अथक यत्न और परिश्रम से एकत्रित आत्मशक्ति सारी, अंतर्मन की किसी कंदरा में जीवित रख छोड़ी चिंगारी। सहनशील एवं करुणामयी, स्त्रियों के लक्षण होते हैं ये, सहनशील एवं करुणामयी, प्रत्येक स्त्री का गौरव क्षमा, किंतु स्मरण ये रहे अवश्य स्त्री से संभव सृष्टि रचना। व्यर्थ है ये पुरुषार्थ तुम्हारा, भावना यदि अहम से हारी, निर्लज्ज समाज मौन जब बनी रणचंडी बांध कटारी। मैं मातृशक्ति हूँ मैं भगिनी, मैं सखी मैं ही सहगामिनी, मैं सर्वस्व है आदरणीय समझो न केवल कामिनी, मैं लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही देवी कालिका संहारी, सृजन कभी तो मर्दन कभी मैं नारी मैं नारी मैं नारी। एक्चुअली थोड़ा सा एक कठिन कविता थी, आप लोग इसको दोबारा सुन लीजिए शायद शब्दों को, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और हम लोग आगे ये प्रयास करेंगे कि मौलिक जो रचनाएं हैं, छोटी छोटी जो अपने लोग लिखते रहते हैं, वो रचनाएं हम लोग यहाँ पर करें। तो उससे क्या होगा कि अपने लोगों को अवसर भी मिलेगा और हम लोग थोड़ा आसान भाषा में सीख भी पाएंगे, क्योंकि कवि जो है कभी कभी बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ख़ास करके मुकेश राजपूत ने कहा है, अपनी कविता किसान की दुर्दशा भेज दी है। सर जी, किसी दिन सभी मित्रों को सुनाने का निवेदन आपसे करता हूँ, लक्ष्य स्वयंसेवक ललितपुर से। तो मुकेश जी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं अभी आपको अपना नंबर भेज दूँगा। वैसे व्हाट्सएप नंबर मेरा पूरे भारत में सभी के पास है, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी कविता हम लोग पढ़ें। भारत का कोई भी नागरिक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही देख सकता है, भाग नहीं ले सकता। आप जाकर के विजिटर गैलरी होती है दर्शक दीर्घा, उस दर्शक दीर्घा में जाकर के आप लोकसभा की कार्यवाही देख सकते हैं, आप भाग नहीं ले सकते। लोकसभा और राज्यसभा में उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, केवल वही लोग उसमें जा सकते हैं। तो चलिए, तो मुझे लगता है आज का सेशन अच्छा। किसी को लगता है कि नीति निर्देशक वाले जो वीडियो है वो डिलीट हो चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा फाइंड आउट करने की। नितेश या सुमेर के पास शायद होंगे ये लोगों ने शायद कहीं शेयर किए होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर किसी कारण मेरे से डिलीट हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो दोबारा से अपलोड कर दीजिए। और कुछ ना कुछ लोगों के पास ज़रूर होंगे, लोग शेयर करते हैं। ओम प्रकाश राजपूत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेना चाहता है, भारत का नागरिक, तो सबसे बढ़िया है आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बन जाओ, आप MP बन जाओ। ये कि बड़ी पॉजिटिव सोच है, बड़ा बनने का सपना ज़रूर देखो। तो आप जब बन जाओगे, जैसे आपने देखा मोदी जी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया, अमेरिका ने उस समय उनको वीज़ा नहीं दिया था, अमेरिका में एंट्री नहीं हुई थी मोदी जी की। फिर मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बन गए, तो अमेरिका को इनवाइट करना पड़ा कि आइए मोदी जी, राष्ट्राध्यक्ष बन गए वो।
तो ऐसा होता है कभी कभार कि कभी कभी आप ऐसी चीज़ें भी सोचिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अब ख़त्म करते हैं। लगभग आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा बट ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों ने केवल जो कंटेंट थे उस पर बात की, महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर और संविधान के आर्टिकल 83 से लेकर के 100 तक। आज हमने सामाजिक चिंतन की बातें कम की, जिसमें हम समाज में व्याप्त इशू को उठाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। कोई नहीं, और हमारे सेशन अब नियमित हो रहे हैं। शाम का सेशन भी रेगुलर हो गया है, 7:30 बजे इतिहास और सुबह 8:15 बजे संविधान। तो हम लगातार अगर रोज़ाना 1-1, 1.5 घंटे चर्चाएं करेंगे, मतलब दिन में अगर 3 घंटे भी चर्चा करेंगे तो 3 घंटे में हम काफ़ी अच्छी काम की बातें निकाल सकते हैं और उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ऐसा किया था। देखिए, ये पूरन सिंह पटेल साहब ने एक फैक्ट दिया है यहाँ पर कि आपको बताऊं कि गौरक्षा आंदोलन को लेकर के स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था पूरे भारत में। तो वो क्या है, साधु संतों के साथ चले गए मार्च करने दिल्ली स्वामी ब्रह्मानंद जी। तो वहाँ वो पार्लियामेंट में उन्होंने धरना दे दिया। तो वहाँ पर पार्लियामेंट में स्वामी जी को घुसने नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा कि भाई हम जो है किसान हैं, हम गौरक्षा के लिए आए हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों ने उनको कहा कि ये पार्लियामेंट है, ये पंचायत नहीं है कि यहाँ से घुस जाओगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि भाई कैसे घुस सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर पार्लियामेंट में जाना है तो आप जाइए और सांसद बन के आइए, तब आप ससम्मान यहाँ पर आएंगे। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने संकल्प लिया था दिल्ली से कि अब मैं संसद में तभी आऊँगा जब मैं सांसद बनूंगा। और 1967 में आकर के वो चुनाव लड़े। और आपको शायद हैरानी होगी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी पहला चुनाव लड़े थे जनसंघ पार्टी से। जनसंघ एक बहुत छोटी पार्टी थी उस समय और उसमें कुछ इक्का दुक्का लोग जीतते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी का प्रभाव इतना बड़ा था कि 1967 में उन्होंने, कांग्रेस का पूरे भारत में उस समय प्रभाव था, कांग्रेस का एक तरीके से 1967 तक आधिपत्य था और उसके बाद तक। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के जनसंघ पार्टी से 1967 का चुनाव लड़ा। और हैरानी की बात यह है कि उस पूरे के पूरे एरिया में वो अकेले सांसद जीते थे जनसंघ पार्टी से। और स्वामी जी के साथ में ढोलक बजाने वाले, चिमटे बजाने वाले जो लोग रहा करते थे, उनके, जिसको हम बोलते हैं उनके शिष्य, वो सब लोग विधायक का चुनाव लड़े थे, वो सब जीत गए थे। तो स्वामी जी जीते। स्वामी जी के साथ में सारे विधायक भी जनसंघ के। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र ऐसा क्षेत्र था पूरे भारतवर्ष में जहाँ स्वामी जी जनसंघ से सांसद बने थे और स्वामी जी के साथ साथ सारे लोग जनसंघ के ही विधायक बने थे। ये स्वामी जी का व्यक्तित्व था। तो उसके बाद फिर स्वामी जी पार्लियामेंट में गए। तो बिल्कुल सही आपने कनेक्ट किया पटेल साहब कि अगर आप पार्लियामेंट में, आपको डायरेक्ट कार्रवाई में नहीं शामिल किया जाता तो आप सांसद बन के पार्लियामेंट की कार्रवाई में जा सकते हैं। तो चलिए, ऑन ए लाइटर नोट, बहुत अच्छी हमारी परिचर्चा रही। शाम को हम लोग इतिहास पर बात करेंगे। आप सभी लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने सवाल पूछे और अब आप लोग अध्ययन करिए। शाम तक का पूरा समय है। जिन लोगों की, जैसे हमारे राजपूत साहब हैं, उनकी अनिवार्य ड्यूटी होती है। कुछ भाई लोग इसमें हमारे ऐसे हैं जो हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी अनिवार्य ड्यूटी होती है, उनको काम करने होंगे। बाकी जो लोग हैं लॉकडाउन में, पुलिस के हमारे भाई हैं रोहित और नीरज जी, सब लोग, उनको ड्यूटी करनी होगी। बाकी हमारे जो सभी लोग हैं लॉकडाउन की वजह से उनको सबको कहा गया घरों में रहें, तो आप लोग घरों में रहिए। मैंने किताबें आपको बहुत सारी रेफरेंस में दी हुई हैं। आप पौराणिक साहित्य पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो वोल्गा से गंगा एक किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। गुलामगिरी आप पढ़ सकते हैं। संविधान आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, वो आप पढ़ करके अपना ज्ञानार्जन कीजिए, ज्ञान में वृद्धि करिए। शाम को हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे और शाम को 7:30 बजे आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म और उसकी विशेषताएं और मगध साम्राज्य का उद्भव। तो आप सब लोग शाम को 7:30 बजे तैयार रहिए। पूरा दिन अच्छे से बिताइए और अपना ख्याल रखिए। सब लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का आप निवेदन करिए और संघर्ष की इस घड़ी में सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करिए। चलिए, आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।